गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे बायोफिल्म के बारे में। बायोफिल्म या जैव परत। बायोफिल्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा समूह होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स आपस में चिपक कर किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस से संलग्न रहती है। या बायोफिल्म एक माइक्रोबियल ग्रोथ का प्रकार है जिसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन या समुदाय आपस में अनुत्क्रमणीय रूप से किसी ठोस सतह से चिपक जाती है या आपस में चिपक जाती है और एक खुद के द्वारा या स्वयं द्वारा संश्लेषित बाह्य कोशिकीय बहुलकी पदार्थ में एम्बेडेड रहती है। वो बायोफिल्म या जैव परत कहलाती है। यह परिभाषा या डेफिनेशन है वो इंग्ले नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। या दूसरे शब्दों में बायोफिल्म इज डिफाइंड एज ए कम्युनिटी ऑफ माइक्रो कॉलोनीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an aqueous solution that is surrounded by a matrix of glycocalyx which also attaches the bacterial cells to a solid substratum। यह डेफिनेशन ग्रोसम मैन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इसमें भी जो बायोफिल्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो कॉलोनीज का एक समुदाय है जो एक जलीय विलयन में ग्लाइकोकेलिक्स मैट्रिक्स से घिरे हुए होते हैं और यह ग्लाइकोकेलिक्स हैं वो उसमें बैक्टीरियल सेल्स हैं वो एक ठोस सतह से क्या होती है, चिपकी रहती है। थर्ड डेफिनेशन इसकी ओर है, बायोफिल्म्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट ए नेचुरल सिनेरियो फॉर बैक्टीरियल कम्युनिकेशन। बायोफिल्म जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है उनमें आपस में कम्युनिकेट करने का एक प्राकृतिक सिनेरियो है, उसको प्रदर्शित करता है। कोई भी जो माइक्रोबियल बायोफिल्म होती है उसको एक कम्युनिटी की तरह, समुदाय की तरह है माना जा सकता है जब इसमें ये निम्नलिखित चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो। किसी भी बायोफिल्म को तब माइक्रो बायोफिल्म कहा जाएगा जब उसमें एक तो सेल्फ ऑर्गेनाइज स्वयं सुसंगठित होने की प्रवृत्ति पाई जाती हो, जिसको ओटोपोएसिस भी कहते हैं। किसी भी माइक्रोबियल बायोफिल्म में है वो सेल्फ सुसंगठित होने की प्रवृत्ति पाई जाती हो। दूसरा, उसमें होम्योस्टेसिस मीन किसी भी प्रकार का जो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशंस होता है उससे रेजिस्ट करने की, चाहे एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो या कम हो, पीएच है वो कम हो या अधिक हो, उस दौरान उन पे बायोफिल्म पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, खुद को रेजिस्ट कर सके, होम्योस्टेसिस ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। थर्ड, मस्ट बी मोर इफेक्टिव इन एसोसिएशन देन इन आइसोलेशन। किसी भी बायोफिल्म में वो अकेले से ज़्यादा किसी भी दूसरे माइक्रोबियल कम्युनिटी या माइक्रोबियल स्पीसीज के साथ में मिलकर कोई भी जो एक्टिविटी शो करने की प्रवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, मोर इफेक्टिव, तब ही वो बायोफिल्म कंसिडर की जाएगी। और लास्ट है, रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेज एज ए यूनिट रादर देन ए सिंगल इंडिविजुअल। अगर कोई भी एनवायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है अगर उसमें वो उसके प्रति रेस्पॉन्स शो कर रही है तो किसी एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल माइक्रोबियल जो स्पीसीज है उसके द्वारा शो नहीं होना चाहिए। अगर उसमें रेजिस्टेंस के प्रति अगर रेस्पॉन्स शो करना है या एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई है या लो है उसके प्रति रेस्पॉन्स शो करना है तो होल कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी रेस्पॉन्स टू पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पैरामीटर।
तो ये 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसी भी माइक्रोबियल बायोफिल्म की: ऑटोपोएसिस, होमोस्टेसिस, सिनर्जी एंड कम्युनिलिटी। बायोफिल्म्स आर करेक्टराइज्ड बाय, किसी भी बायोफिल्म्स को निम्नलिखित लक्षणों के द्वारा है वो जाना जा सकता है। सरफेस अटैचमेंट, बायोफिल्म होती है वो सरफेस द्वारा क्या रहती है, अटैच रहती है। कोई भी बायोफिल्म होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या होती है, पॉलीमेरिक सबस्टेंस। किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक का पॉलीमेरिक सबस्टेंस होती है, इसका मतलब वो भी बायोफिल्म की एक प्रॉपर्टी होती है। उनमें स्ट्रक्चरल हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार की वो सेल्स हैं या माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, डिफरेंट प्रकार की माइक्रोबियल पॉपुलेशंस भी उसमें प्रेजेंट हो सकती है। इट मीन्स उनमें स्ट्रक्चरल हेटेरोजेनिटी पाई जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोफिल्म का ये भी करेक्टर है कि उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन वाली पॉपुलेशंस पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इंटरेक्शंस, बायोफिल्म बनते ही है कि जैसे आपका फूड वेब बनता है या फूड चेन बनती है, तो उसमें अलग अलग जितनी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी, जितनी डिफरेंट प्रकार की कम्युनिटीज प्रेजेंट होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी बायोफिल्म बनेगी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी बायोफिल्म के, जिनके द्वारा अपन पहचान सकते हैं कि ये माइक्रोबियल बायोफिल्म है। सरफेस अटैचमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ पॉलीमेरिक सबस्टेंस, स्ट्रक्चरल हेट्रोजेनिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी इंटरेक्शंस। अब बायोफिल्म की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अति सूक्ष्म संरचना बायोफिल्म की कैसे होती है। कोई भी माइक्रोबियल सेल्स होती है वो बायोफिल्म बनाती हैं, तो वो बेसिकली आपका जो बनी होती है माइक्रोबियल सेल्स और ग्लाइकोकेलिक्स, जिसमें कि आपका एक्स्ट्रा पॉलीमेरिक सबस्टेंस होता है, उसके द्वारा ये बनती है बायोफिल्म। माइक्रोबियल सेल प्लस उनका ग्लाइकोकेलिक्स जो कि उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसके द्वारा। Fully developed biofilm is described at heterogeneous arrangement of microbial cells on a solid surface। जो वेल डेवलप्ड बायोफिल्म होती है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट प्रकार की माइक्रोबियल सेल्स अरेंज होकर के एक सॉलिड सरफेस से अटैच हो जाती है, तब उसको वेल डेवलप्ड बायोफिल्म कहा जाता है। Basic structural unit of biofilm is the microcolonies or cell cluster formed by surface adherent bacterial cells। किसी भी बायोफिल्म का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो किसी भी माइक्रोबियल कम्युनिटी की या माइक्रोबियल पॉपुलेशन की जो सिंगल यूनिट होती है, माइक्रोबियल कॉलोनी या सेल क्लस्टर, जो कि बैक्टीरियल सेल के आपस में अडेयर होने से बायोफिल्म बनाती है, वो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। किसी भी बायोफिल्म में है वो 85% तो होता है आपका ग्लाइकोकेलिक्स या जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं, वो जिसमें कि आपके पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और साल्ट भी होते हैं, जबकि 15% होता है वो आपका बैक्टीरियल सेल्स होती है। इस प्रकार बायोफिल्म के कंपोजिशन में 85% है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है, जबकि 15% है वो आपके बैक्टीरियल सेल्स पाई जाती है। स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ एनहांस एक्स्ट्रा सेलुलर polymeric substance production because extracellular polymeric substance is highly hydrated. It prevents desiccation in some natural biofilms। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो होती है उस कंडीशन में जो आपका ईपीएस एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सबस्टेंस का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब धीरे ग्रोथ होती है तो उस कंडीशन में जो आपका ईपीएस है वो एक्वस हाईली एक्वस मीडियम में रहता है, जो कि क्या करता है कि आपके बायोफिल्म को है वो
डेसिकेशन से रोकता है। By maintaining a highly hydrated layer surrounding the biofilm, the EPS will prevent lethal desiccation in some natural biofilms and may thus protect against diurnal variations in humidity। तो जो आपका EPS है वो अगर हाइड्रेटेड कंडीशन में होगा, अगर आपकी जो ह्यूमिडिटी अगर लो है तो आपका डेसिकेशन टॉलरेंस कम होगा, जबकि अगर आपका हाइड्रेशन लेवल या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसमें हाई हाइड्रेशन कंडीशन में आपका ईपीएस है वो उसको बायोफिल्म को लेथल डेसिकेशन से क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे उसका है वो नष्ट नहीं होती है। अदरवाइज एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन ड्यू टू द लो ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर बायोफिल्म में भी destroyed। EPS mechanic stability of the biofilms and have enabling them to withstand considerable shear forces। EPS हेल्प ही इसमें करता है कि जो भी आपका एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हैं उनसे डिस्ट्रॉय होने से आपकी बायोफिल्म को बचाता है। Studies different organisms produce differing amount of EPS extracellular polymetric substance and that the amount of EPS increases with the age of biofilm। जैसे जैसे आपका ओल्ड या उसकी बायोफिल्म की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे EPS का लेवल भी आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब आपका अगर यंग बायोफिल्म है तो उसमें EPS का लेवल भी क्या होगा, कम। अगर आपका बायोफिल्म की एज ज़्यादा है, ओल्ड है, तो उसमें अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेट्रिक सब्सटेंस है उसका जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी अफेक्ट होता है किस किस के द्वारा, जो ग्रोथ मीडियम है उसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल क्या है, उसकी स्टेटस क्या है। अगर लो न्यूट्रिएंट लेवल होगा तो ईपीएस का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर उसमें एक्सेस अमाउंट में आपका अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन और लिमिट अमाउंट में आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट प्रेजेंट हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेरिक सब्सटेंस है उसका प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा। मतलब जब अगर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो पीएस का प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम। लेकिन अगर आपके न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर कार्बन सोर्स और आपके नाइट्रोजन, कार्बन सोर्स तो ज़्यादा है लेकिन अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फेट है वो लिमिट अमाउंट में है तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेट्रिक सब्सटेंस का सिंथेसिस है वो ज़्यादा होगा। इसके अतिरिक्त जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमेट्रिक सब्सटेंस हैं वो अदर आपके मेटेलिक आयन जैसे कॉपर हैं, आपके मैग्नीशियम हैं, आयरन है, इनके साथ में भी बाइंड होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी आपका डाइवेलेंट कैटाइन है उसके साथ में ये बाइंड हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन हैं, डीएनए हैं, लिपिड हैं, उनके साथ में भी ये अटैच हो जाता है। बैक्टीरियल सेल्स विथ इन मैट्रिक्स प्रोड्यूस बीटा लैक्टेमेज अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। जब आपका बैक्टीरियल सेल्स हैं वो मैट्रिक्स में होती है, मीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में अटैच रहती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बैक्टीरियल सेल्स है वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस करती है। और वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो भी कोई भी एंटीबायोटिक अगर अपन उसको देंगे तो वो उसको क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है और उसका ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी हैं जो आपके बायोफिल्म्स हैं वो कैटेलेज और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है जो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान है वो आयंस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इलास्टेज एंड सेलुलेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया आर कंसंट्रेटेड इन द मैट्रिक्स एंड प्रोड्यूस टिश्यू जेम। कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंतर हैं वो आपका इलास्टेज और सेलुलेज एंजाइम है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा
जो क्या करता है कि टिश्यू को डैमेज कर देता है। Characteristics of biofilm. Bacteria in the biofilm unique capacity to survive tough growth and environmental conditions. अगर बैक्टीरिया बायोफिल्म के अंदर हैं या उसमें बायोफिल्म का प्रोडक्शन करता है तो उस कंडीशन में आपके बैक्टीरिया में जो भी एनवायरनमेंट हार्श कंडीशन होती है, एडवर्स कंडीशन होती है, उनमें सरवाइव करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा बायोफिल्म स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया को कोई भी अगर एनवायरनमेंट में हाई एसिडिटी, हाई टेम्परेचर और ये फ्लक्चुएशन आता है तो उससे भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर लेती है। स्ट्रक्चर ऑफ बायोफिल्म परमिट्स ट्रैपिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिक कोऑपरेटिविटी बिटवीन रेजिडेंट सेल ऑफ द सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। जो बायोफिल्म की स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और मेटाबॉलिक जो सबस्टेंस होते हैं उनको अपने आप में स्टोर करके लेती है, जिससे लंबे समय तक उनमें बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव रहते हैं और उनका नष्ट नहीं होता है एडवर्स कंडीशन में। बायोफिल्म स्ट्रक्चर डिस्प्लेज ऑर्गेनाइज इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन। बैक्टीरियल सेल्स इन ए बायोफिल्म कम्युनिटी में कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल टू द एक्वायर्ड न्यू स्ट्रेन। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो बायोफिल्म के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाई जाती है बायोफिल्म में, उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या होता है, एक्सचेंज होने की वजह से उसमें नए स्ट्रेन का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। अब बायोफिल्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो किसी भी बायोफिल्म का डेवलपमेंट होने के लिए तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो बैक्टीरियल सेल और एक सॉलिड सरफेस और एक फ्लूइड मीडियम। अगर ये तीनों अवेलेबल हैं तो किसी बायोफिल्म का है वो डेवलपमेंट हो जाएगा। Influenced by the physiochemical properties of the components involved in the biofilm, किसी भी बायोफिल्म का डेवलपमेंट है वो इन तीनों के कंस्टिट्यूशंस पर डिपेंड करता है। उसमें बैक्टीरियल सेल कितनी है, सॉलिड सरफेस कितना है और फ्लूइड मीडियम कितना है, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बायोफिल्म के अगर अपन ह्यूमन बॉडी में देखे जाएं तो आप कई बार लंबे समय तक अगर मंजन नहीं करते हो तो आपके दांतों के इनेमल के ऊपर जो येलो येलो कलर की जो जिसको कि दिखाई देती है वो भी एक बायोफिल्म का ही एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आप बरसात के दिनों में कई बार जैसे कि पानी वहाँ पे कहीं भरा ही रहता है तो वहाँ पे भी बायोफिल्म का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी प्रकार आप यूरिनल वगैरह में देखते हो तो यूरिनल में भी जो आपके येलो येलो कलर की जो लेयर बन जाती है वो भी एक बायोफिल्म का ही एग्जाम्पल है। तो ये बायोफिल्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे यू बैक्टीरिया या जो बैक्टीरिया हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, सेल स्ट्रक्चर उसकी क्या होती है। थैंक यू।